हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्क्सवाद के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसका वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज देखेंगे। इससे पहले हमने उनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देखा था, उसकी आलोचनाएं देखी थी। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद समझा था, उसकी आलोचनाएं देखी थी कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद का क्या मतलब है और उसमें क्या क्या त्रुटियाँ हैं। उनके इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में देख लिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि उन्होंने इतिहास की 6 स्टेजेस बताई थी, जिसमें पूंजीवाद के बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद आएगा और उसके बाद राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। सर्वहारा वर्ग से मतलब है उनका श्रमिक वर्ग जो बहुमत में है, जिसका शोषण पूंजीपति वर्ग या जो वर्ग अल्पमत में है वो पूंजीवादी अवस्था में कर रहा होता है। तो जब पूंजीवादी अवस्था को श्रमिक वर्ग है क्रांति करके उखाड़ फेंकता है, तो उसके बाद श्रमिक वर्ग अपना अधिनायकवाद स्थापित करता है और उसके बाद धीरे धीरे जब निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है तो कोई वर्ग नहीं रह जाता, क्योंकि पूंजीपति भी नष्ट हो जाएगा, निजी संपत्ति ही नहीं होगी तो पूंजीपति वर्ग भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक वर्ग बचेगा, श्रमिक वर्ग। तो सारे लोग हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में काम करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य से प्राप्त करेंगे। तो ये वर्ग विहीन समाज होगा। तो अगर वर्ग ही नहीं रहेगा तो मार्क्स ने कहा राज्य भी नहीं होगा, क्योंकि राज्य है वो पूंजीपति वर्ग जो पूंजीवादी अवस्था में उन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग के हाथ की कठपुतली मात्र है, राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो इन्होंने कहा जब वर्ग ही नहीं होंगे, पूंजीपति वर्ग भी समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद राज्य की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो आज हम उनका वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज के बारे में वो क्या बोलते हैं वो देखेंगे। मार्क्स का कहना है कि जैसे ही पूंजीवादी वर्ग का अंत हो जाएगा और पूंजीवादी व्यवस्था के सभी अवशेष नष्ट कर दिए जाएंगे, राज्य के स्थित रहने का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा और वह मुरझा जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे द स्टेट विल विदर अवे। कि जब समाज के जो पूंजीपति वर्ग है और वो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके सारे अवशेष नष्ट हो गए तो कोई वर्ग ही नहीं बचेगा, तो राज्य के स्थिर रहने का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएंगे तो व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा और बदले में अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की स्वतंत्रता पूर्वक पूर्ति करेगा। उन्होंने क्या कहा कि भाई सारे व्यक्ति हैं वो एक लेवल पे आ जाएंगे, ऊंच नीच नहीं रहेगी, अमीर गरीबी नहीं रहेगी, एक लेवल पे होंगे। तो व्यक्ति है वो मन लगाकर सर्वाधिक रूप से काम करेगा सारे समाज के लिए, ठीक है। और बदले में क्या होगा, अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज से वापस ग्रहण करेगा। इस समाज में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति होगी। अब राज्य तो रहेगा नहीं, तो जो सार्वजनिक कार्य हैं जो राज्य किया करता था वो कौन करेंगे, अब जो विभिन्न संगठन होते हैं, छोटे छोटे संगठन बना लिए जाएंगे, तो सामाजिक संगठन है वो सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति करेंगे। ऐसे वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज में वर्ग विशेष और वर्ग शोषण का पूर्ण अभाव होगा और व्यक्ति सामाजिक नियमों का सामान्य रूप से पालन करेंगे। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की यह सर्वोच्च स्थिति है, मानव कल्याण का यह सर्वोच्च शिखर है। इस स्वतंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा वह अपनी योग्यता अनुसार समाज को सहयोग देगा। यह वह समाज है जिसमें न तो कोई वर्ग होगा न ही राज्य होगा। जो मैंने पहले बताया था कि जब पूंजीवादी व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो वर्ग की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा। समाज होगा तो समाज क्या होगा, आवश्यकता की पूर्ति करेगा व्यक्ति की और योग्यता अनुसार व्यक्ति से कार्य करवाएगा। तो ये उनका वर्ग विहीन व समाज राज्य विहीन समाज था कि उनकी धारणा थी। अब इसकी आलोचना देखते हैं। मार्क्सवाद की यह मान्यता एक कोरी कल्पना प्रतीत होती है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना के परिणाम स्वरूप जब पूंजीवाद संपूर्ण नष्ट हो जाएगा तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। परंतु अनुभव यह बताता है कि साम्यवादी देशों में भी, जैसे रूस है,
जहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई, या फिर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई, तो वहाँ पर व्यवहार में देखा गया, अनुभव के द्वारा देखा गया कि साम्यवादी क्रांति हो गई, उसके बाद भी श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद हुआ, लेकिन राज्य समाप्त नहीं हुआ। साम्यवादी देशों में भी राज्य समाप्त होने के स्थान पर पूर्व की अपेक्षा और अधिक सुदृढ़, सशक्त व स्थायी होते जा रहे हैं। उनके स्वयं समाप्त होने की संभावना भी नहीं है। अब जैसे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। दक्षिणी कोरिया में पूंजीवाद है जो अमेरिका के प्रभाव में था, और उत्तरी कोरिया में साम्यवाद था जो रशिया के प्रभाव में था। आज भी वहाँ साम्यवाद है। तो वहाँ हमने देखा है कि राज्य खत्म थोड़ी ना हो गया, राज्य तो और ज़्यादा सुदृढ़, सशक्त व स्थायी होता जा रहा है। उनके स्वयं समाप्त होने की संभावना भी नहीं है। रूस और चीन अपनी सीमा का विवाद ही नहीं सुलझा चुके हैं। इन राज्यों के उच्च अधिकारी, साम्यवादी दल के उच्च नेता, सैनिक व प्रशासनिक अधिकारी बहुत व्यापक अधिकारों का उपभोग करते हैं। सुरक्षा और पुलिस अधिकारी भी अपनी मनमानी के लिए बदनाम हैं। इस संदर्भ में स्टालिन ने कहा था कि समाजवादी राज्य एक नए प्रकार का राज्य है और इसलिए इसकी समाप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अनुभव में हमने देखा कि जो जहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई जिन देशों में, वहाँ पर भी राज्य समाप्त नहीं हुआ, अभी भी बना हुआ है, बल्कि और नए प्रकार का राज्य आ गया और सुदृढ़ राज्य आ गया। तो अब मार्क्सवाद की आलोचना देखते हैं। अब हम ने मार्क्सवाद के सिद्धांत देखे हैं विभिन्न, अब इसकी आलोचना या फिर इसके विपक्ष में तर्क देखेंगे उन सिद्धांतों के। पहला, मार्क्सवाद का उद्देश्य अस्पष्ट है। मार्क्सवाद की आलोचना का आधार उसके उद्देश्य की अस्पष्टता है। मार्क्सवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो। इसका व्यवहारिक हल मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले देशों के पास भी नहीं है। आज भी चीन में श्रमिक वर्ग की तानाशाही विद्यमान है, किंतु वहाँ अन्य वर्ग भी मौजूद है। दूसरा, उन्होंने बताया था कि हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन होगा। तो उसकी आलोचना क्या है कि भाई मार्क्सवाद का दृष्टिकोण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक है, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में सर्वमान्य व वांछनीय नहीं हो सकती। आप हिंसा को कानूनी रूप से सही नहीं ठहरा सकते, लेजिटिमेट नहीं ठहरा सकते। किसी भी सिचुएशन में शांतिपूर्ण जो कार्य किया जाता है उसकी बजाय जो हिंसा होती है वो वांछनीय नहीं होती, सर्वमान्य नहीं होती। तीसरा, मजदूरों की तानाशाही खतरनाक। विश्व में विद्यमान शासक वर्ग की तानाशाही के समान ही श्रमिकों की तानाशाही भी शासन का विकृत रूप है। भाई अगर तानाशाही वर्ड है तो इसका मतलब है वो शासन का एक विकृत रूप है। तानाशाही मतलब कि जो राज्य पर अधिकार कर ले और व्यक्तियों के सामाजिक जीवन पर भी अधिकार हो, शासन का पर्सनल स्फेयर में भी वो इंटरफेयर करे, वही बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तानाशाह है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड प्रतीत होता है। तो श्रमिकों की हो चाहे शासक वर्ग की तानाशाही हो, वो दोनों ही शासन के विपरीत रूप हैं। अगला, लोकतंत्र विरोधी धारणा। यद्यपि मार्क्सवाद समाजवादी लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तव में तानाशाही व्यवस्था का ही दूसरा रूप है। इस व्यवस्था में कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं होता। अगला, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में केवल श्रम को ही वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार माना है, जो स्वयं में त्रुटिपूर्ण है। मूल्य निर्धारण के लिए मांग, पूर्ति, समय, स्थान आदि ऐसे कारण हैं जो वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो उपयुक्त आलोचना के निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद विश्व की सबसे विध्वंसक शक्ति है। विश्व में स्थायी शांति की अवस्था की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक कि साम्यवादी विचारधारा में विश्व कल्याण और लोकतंत्र के लिए आवश्यक संशोधन न कर लिए जाए। तो हमने देखी कि इसकी विभिन्न आलोचनाएं क्या थी। अब इसके पक्ष में तर्क क्या है। मार्क्सवाद की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद इसके महत्व को नहीं नकारा जा सकता। आज मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। पीड़ितों, दलितों, शोषित व श्रमिकों का पक्ष लेकर उपेक्षित मानव कल्याण के लिए मार्क्सवाद ने समाजवाद का एक ठोस व वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। उसकी प्रमुख देन क्या क्या है। पहला, वैज्ञानिक दर्शन। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्स के पूर्व के समाजवादी सिद्धांतों में वैज्ञानिक आधार देने का कभी प्रयास नहीं किया गया। इस कार्य को प्रारंभ करने का कार्य जो श्रेय है वो मार्क्स को दिया जाता है। दूसरा, सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिकता पर अधिक बल।
मार्क्सवाद की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है उसका व्यवहारिक होना। इसके अनेक मान्यताओं को रूस और चीन में प्रयोग में लाया गया, ईस्टर्न यूरोप में भी प्रयोग में लाया गया, जिसको अच्छी खासी सफलता भी मिली थी। तीसरा इनके पक्ष में तर्क है श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करना। इनकी सबसे बड़ी देन है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि भाई श्रमिक वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनका शोषण हो रहा है, वो एक दिन एक हो जाएंगे। इन्होंने नारा भी दिया था मार्क्स ने कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। तो मार्क्स के इन नारों ने श्रमिक वर्ग में चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की थी। अगला पक्ष में तर्क है कि पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर इन्होंने प्रकाश डाला। अपने जो सिद्धांत इन्होंने दिए उसमें शोषक या पूंजीवादी वर्ग, इन्होंने कहा कि सदा अपने लाभ कमाने की चिंता में रहता है, इसलिए वह श्रमिकों और उपभोक्ताओं का शोषण करता रहता है। परिणाम स्वरूप पूंजीपति और धनिक होते जाते हैं और गरीब और अधिक गरीब होते जाते हैं। समाज में भूखमरी और बेगारी बढ़ती जाती है। तो दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था के इन दोषों को दूर किए बिना आदर्श समाज की स्थापना भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा सदा समाज में शोषक और शोषित के बीच संघर्ष चलता रहता है। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिया, जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो अपने सिद्धांतों के द्वारा उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों को प्रकट किया, श्रमिक वर्ग में चेतना लेके आए, उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या देने का प्रयास किया। तो ऐसे इन्होंने कई महत्वपूर्ण देन भी दी हैं। संक्षेप में मार्क्सवादी विचारधारा ने दलित व उपेक्षित मानवता का पक्ष लेकर अपने आप को अधिक लोकप्रिय और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है और विश्व राजनीति में अपने आप को एक प्रबल चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया है। जब तक विश्व में असमानता और शोषण रहेगा, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता भी बनी रहेगी, क्योंकि अपने सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने जो शोषित वर्ग है उनके पक्ष को उजागर किया। तो ये था मार्क्सवाद की आलोचना और मार्क्सवाद का महत्व है।